10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। एक अकेला प्लेटफॉर्म जो आपको देता है बेस्ट एजुकेशन ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं लॉन्ग आंसर टाइप वेराइटीज 2019 के पेपर की। तो आप यहां पे जो पेपर वॉच कर रहे हैं ये है 2019 का पेपर, जिसमें सेक्शन डी आप लोग वॉच कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों सेक्शंस की लिंक अवेलेबल है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है, उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो प्लीज एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से इन लिंक्स को भी वॉच करिए। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी मैं ऑलरेडी इस पेपर का आपको करा चुका हूं। सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस हैं ये अब आप लोग वॉच करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, पहला सवाल जो यहां पे सेक्शन डी में आपसे पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि 4 मार्क्स का सवाल है। और क्वेश्चन आपको एक सिंपल सा, डायरेक्टली मैं कहूंगा थ्योरम उठा के दे दी है। आपसे कहा है प्रूव करिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड पे, तो अगर ये मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल में आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, वो दो पॉइंट्स पे टच करता है जो कि दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस केस में देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ट्रायंगल था ए बी सी, और यहां पे पी और क्यू एक ऐसी लाइन थी जो कि पैरेलल थी बीसी के। ये क्वेश्चन में बोला है। तो गिवन पार्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है इस तरीके से कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। अब मुझे जो शो करना है वो मैं लिख देता हूं। तो मुझे ये शो करना है कि यहां पर क्या बोला है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स, the other two sides are divided in the same ratio. That means AP upon PB is divided in the same ratio. इनका जो रेशियो आएगा वो AQ upon QC का आएगा। तो मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मुझे यहां पे याद आ रही है। देखिएगा क्या है ये थ्योरम। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, आप दो ट्रायंगल्स ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब मैं ध्यान से देखूंगा तो यहां पे जो एंगल ए है, जो एंगल पी ए क्यू है ऊपर वाले ट्रायंगल में एपी क्यू के अंदर, ठीक है, एपी क्यू ट्रायंगल के अंदर जो एंगल पी ए क्यू है वो इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी के। कॉमन एंगल है क्योंकि, ठीक है, इसके पीछे रीजन मैं दे सकता हूं, इट इज द कॉमन एंगल फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये बोल सकता हूं कि क्योंकि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। रीजन यहां पे मैं दे सकता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये एंगल और ये एंगल के कारण मैं यहां पे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूं। तो डबल ए क्राइटेरियन के कारण मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। रीजन मैंने यहां पे दिया है डबल ए क्राइटेरियन, ठीक है। ट्रिपल ए क्राइटेरियन भी दे सकते हैं आप। यहां पे ए क्यू पी भी इक्वल होगा ए सी बी के। डन। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो मैं बोल सकता हूं ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड एपी, ठीक है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो एपी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल देता हूं अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ऊपर वाले ट्राइंगल का ए क्यू अपॉन
AC, ये दो रेशियोज इक्वल आएंगे, ठीक है। AP अपॉन AB, AQ अपॉन AC इक्वल आएगा। ऑल्सो PQ अपॉन BC, ठीक है। तो उस रेशियो को मैं नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ इन दो रेशियो को ले रहा हूं। अभी अगर इनको मैं देखूं तो AP तो एज इट इज है, बट AB जो है वो बना है AP प्लस PB से, AP प्लस PB से, डन। और यहां पे अगर मैं देखूं तो AQ तो एज इट इज है, ठीक है, बट जो AC बना है वो बना है AQ प्लस AC से, AQ प्लस QC से, तो यहां पे AQ प्लस QC से। और अगर मैं इन रेशियोज को डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैं इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं कि AP प्लस PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू AQ प्लस QC अपॉन AQ, ऐसा भी लिख सकता हूं। और अगर इनको सेपरेटेड करूं मतलब AP अपॉन AP करूं, मैं एक शीट ले लेता हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं AP अपॉन AP प्लस, ठीक है, PB अपॉन AP, PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू, पीछे आ जाओ, तो AQ अपॉन AQ, AQ अपॉन AQ प्लस यहां पर पीछे था QC अपॉन AQ, QC अपॉन AQ, बोल सकते हैं। AP अपॉन AP 1 देगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा 1 प्लस PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AQ 1 देगा, तो 1 प्लस QC अपॉन, हम यहां पे कह सकते हैं QC अपॉन AQ, दोनों साइड पे 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे एक रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू QC अपॉन AQ। अगर आप ड्राइंग पे आते हैं तो ड्राइंग पे आप देखिएगा PB अपॉन AP, तो PB अपॉन AP, PB अपॉन क्या बोला है, PB अपॉन AP, तो PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, यही निकल के आया है, QC अपॉन AQ। तो यहां पर हम कहेंगे फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो पीछे ट्राइंगल था, अगर मैं यहां पे भी बना दूं तो आप इसको नोटिस कर पाएंगे, ये ABC ट्राइंगल था, यहां पे ये P एंड Q मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे और मैंने कहा था PQ इज पैरेलल टू BC, हमारी कहानी यहां से चालू हुई थी। तो यहां पे अगर आप देखें तो देखिए PB अपॉन AP इज इक्वल्स टू QC अपॉन AQ, तो साइड का रेशियो मैंने इक्वल दिखा दिया, वही तो दिखाना था, इज डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, यही तो दिखाना था। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है सॉल्व, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 4 मार्क्स का सवाल था लॉन्ग आंसर वैरायटी से, ठीक है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अमित कहां खड़ा है, अमित एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अमित यहां खड़ा है, मैं बोल देता हूं ये अमित की स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है। Amit is standing on a horizontal plane, finds a bird flying at a distance of 200 meter from him at an elevation of 30 degree. वो देखता है कि एक बर्ड हवा में उड़ रही है जो 30 डिग्री पे एलिवेशन है, उस बर्ड का 30 डिग्री पे एलिवेशन है, और किस डिस्टेंस पे उड़ रही है, तो वो डिस्टेंस आपको दिया है 200 मीटर का, तो मैं कहूंगा ये डिस्टेंस मुझे दिया है 200 मीटर, यहां पे वो बर्ड है, ठीक है। चलिए और क्या बोला है, फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, दीपक स्टैंडिंग ऑन, अब ये अमित की कहानी हो गई, ये क्या बोल रहा है, दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, अब एक दीपक करके बंदा है जो कि एक बिल्डिंग की हाइट पे खड़ा है, उस बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर दी है, फाइंड्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, उसी बर्ड का, बर्ड को मैं बी ले लेता हूं, ठीक है, तो बर्ड, उसी बर्ड को वो बंदा भी वॉच कर रहा है और वो 50 मीटर हाइट पे खड़े होके वॉच कर रहा है, ठीक है। और
एंगल ऑफ एलिवेशन उससे बना है 45 डिग्री का। अमित एंड दीपक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, अगर बर्ड यहां है तो दीपक और अमित अपोजिट साइड पे हैं, तो मैं कहूंगा दीपक यहां खड़ा है, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं दीपक, और ये एक बिल्डिंग पे खड़े होकर वॉच कर रहा है। इस बिल्डिंग की हाइट दी है मुझे 50 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर हाई बिल्डिंग। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री, वो उसी बर्ड को देख रहा है और यहां पे जो एंगल बन के आ रहा है वो 45 डिग्री का एंगल बन के आ रहा है। अमित एंड दीपक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। अच्छा, दीपक से बर्ड का दूरी बताइए कितनी है। तो दीपक खड़ा था एक छत के ऊपर, तो दीपक यहां नहीं खड़ा है, बेसिकली दीपक यहां खड़ा है, इसको डी ले लेते हैं। तो दीपक जिस बिल्डिंग पे खड़ा है उस बिल्डिंग को एक अलग वर्टेक्स ले लो। तो मैं बोलूंगा यहां पे बर्ड है, यहां पे अमित है, अमित के लिए हम लेटर यूज कर रहे हैं ए, ठीक है। तो ए लेटर यहां पे हमने ले लिया। अब मैं वर्टेक्स को मार्क कर देता हूं, तो ए बी, और इस पॉइंट को आप सी ले लो और यहां से आप एक हाइट बना दो, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए। इस पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए, ए बी सी डी ई, ये ई पॉइंट है, डन। और हम एक काम और कर सकते हैं कि यहां पे भी इस वर्टेक्स को नाम दे दें। तो इस वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ वर्टेक्स, ये वाला हो गया। चलिए, वर्टेक्स के नाम तो हमने पूरे दे दिए हैं। 45 डिग्री एंगल भी यहां पे मेंशन कर दिया है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। अभी हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन पार्ट में मैं मूव करता हूं। गिवन पार्ट में मुझे 200 मीटर ए बी की लेंथ दी है, तो ए बी मुझे 200 मीटर दिया है। दूसरा, मुझे एंगल बी ए एफ, यहां पर इन्होंने 30 डिग्री बोला है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई, ये इन्होंने 45 डिग्री का बोला है, ठीक है। और यहां पे डी सी आपको 50 मीटर हाई बिल्डिंग दी है, ठीक है। अभी आपको जो निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड दीपक, दैट मीन्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। आपको बीडी निकालना है। करना चालू करें सॉल्व। चलिए, तो मैं यहां पे ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी ए एफ ट्राइंगल के अंदर मैं आऊं तो साइन 30 डिग्री देखिएगा। साइन 30 डिग्री पे अगर मैं आता हूं तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर एफ बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री में मैं कहूंगा एफ बी अपॉन ए बी, डन। अब यहां पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और एफ बी तुम्हें नहीं पता क्या है, तो एफ बी को एज इट इज रहने दो, अपॉन ए बी 200 है तो ये 200 हो गया। यहां से मैं एफ बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो एफ बी मेरा निकल के आया यहां पे 100 मीटर, डन। एफ बी 100 मीटर निकल के आया। चलिए, ये रहा पूरा एफ बी। अभी अगर मैं यहां पे देखूं कि ये पूरा 100 मीटर आया है, तो इन ट्राइंगल बीडीई में आ जाता हूं। बीडीई ट्राइंगल के अंदर यहां पे इन ट्राइंगल बीडीई, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आता हूं तो बीडीई ट्राइंगल के अंदर हम कहेंगे कि साइन 45 डिग्री अगेन, तो यहां पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ रही है अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीई अपॉन बीडी, तो ये आ जाएगा बीई अपॉन बीडी। चलिए, साइन 45 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये है 1/√2, तो साइन 45 डिग्री है यहां पे 1/√2 विच इज इक्वल्स टू बीई
बीई वाला पार्ट जो है वो पूरे बीएफ में से जब आप ईएफ को माइनस कर देंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पूरे बीएफ में से जब मैं माइनस करूंगा ईएफ वाले पार्ट को, तो ये बीई निकल के आएगा अपॉन बीडी तो मुझे निकालना है, तो बीडी डन। एक शीट ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा शीट में अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये है 1/√2 इज इक्वल्स टू, पीछे आ जाते हैं बीएफ की वैल्यू यहां पे निकली थी 100 माइनस ईएफ, और ईएफ क्योंकि डीसी के इक्वल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल, ये भी परपेंडिकुलर, बिल्डिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ली जाती है, तो मैं कहूंगा कि ईएफ का डिस्टेंस डीसी के बराबर होगा, तो यहां पे हम लिख भी देते हैं सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ईएफ इज इक्वल्स टू डीसी विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। उस ईएफ को अगर 100 में से माइनस करूंगा तो 50 बचेगा, पीछे आ जाता हूं शीट पे, तो यहां पे 50 बचेगा, ऊपर 50 बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा है, तो नीचे बीडी जो आपको निकालना है, तो बीडी एज इट इज लिख दो, तो यहां पे बीडी डन। अभी इसको सॉल्व करिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बीडी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीडी यहां आ जाएगा और आंसर आएगा 50√2 मीटर, ये आंसर आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड दीपक इज 50√2 मीटर। अभी √2 की कोई वैल्यू दी नहीं है, अगर आपको डाल के वहां पे डेसिमल में प्रॉपर वैल्यू देनी है आप दे दो, वैसे जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जब तक क्वेश्चन में किसी रूट की वैल्यू नहीं दी वहां पे आपको डाल के टाइम पास नहीं करना, इस चीज को बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको बस जितना जैसा आंसर आया उसी में छोड़ दो, तो मैं कहूंगा द डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड दीपक, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम थी तो वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम जैसे द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड दीपक, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो निकल के आया 50√2 मीटर, डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। अ सॉलिड सिलेंडर पोल, तो एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसकी हाइट आपको दी है और वो हाइट आपको दी है 220 मीटर की, 220 सेंटीमीटर की, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर। बेस का डायामीटर तो मतलब रेडियस मैं निकाल सकता हूं, रेडियस 24 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, दैट मींस 12 सेंटीमीटर आएगा, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है इसका। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर की है, ठीक है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर का है। रेडियस कितने का है, 8 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो मैं बोल देता हूं कि एक सिलेंडर और रखा है, उसको अलग पेन से दिखाते हैं, रेड पेन का यूज कर लेते हैं। चलिए ये रेड पेन का मैं यूज कर लेता हूं और यहां पे एक और सिलेंडर यहां पे रखा है। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है यहां से यहां तक, ठीक है, ये हाइट हमें दी है 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर दी है और इसका जो रेडियस दिया है वो 8 सेंटीमीटर का दिया है, तो यहां से यहां तक एक रेडियस मुझे और दिया है R1 जो कि मुझे बोला है 8 सेंटीमीटर, और यहां पे इसको मैं R2 लिख देता हूं, इसको मैं R2 लिख देता हूं, रेडियस सेकेंड। तो ये 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये 8 सेंटीमीटर का रेडियस है। ऐसा कुछ सॉलिड हमें मैंने एक रफ फिगर बनाया है देखने को मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब देखो क्या क्या गिवन था, अगर मैं यहां लिखूं तो मुझे गिवन था सबसे पहले तो रेडियस R2, तो रेडियस R2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और एक रेडियस मुझे R1 गिवन है, रेडियस R1
ये मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। दूसरा मुझे हाइट गिवन है, हाइट मुझे गिवन है h2 की, ये मुझे दी है 220 सेंटीमीटर की, 220 सेंटीमीटर। और एक हाइट मुझे दी है h1, ये हाइट मुझे दी है कितनी, तो ये मुझे दी है 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये 60 सेंटीमीटर, ये 220 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है अगर मैं उसकी तरफ देखूं, तो टू फाइंड, मुझे निकालनी है हाइट, टू फाइंड द हाइट ऑफ, टू फाइंड दी सॉरी हाइट नहीं निकालनी, मुझे मास निकालना है। टू फाइंड द मास, मास ऑफ सॉलिड, इस पूरे सॉलिड फिगर का मास बताना है, जिसमें कि गिवन पार्ट में मुझे क्लियरली बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम्स का है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मुझे 8 ग्राम दिया है। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, दैट मीन्स इस पूरे का पहले वॉल्यूम निकलेगा। आप ये निकालोगे कि कितना सेंटीमीटर क्यूब है, तो तब जाके आप मास दे पाओगे। तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, पूरे वॉल्यूम, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एडेड विथ वॉल्यूम ऑफ अनदर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। तो एक सिलेंडर है 1 और एक सिलेंडर है 2, ऐसे करके हम ले लेते हैं। तो नीचे वाले सिलेंडर को हम C1 बोल देते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले सिलेंडर को हम C2 बोल देते हैं। तो यहां पे रेड पेन से यहां C2 लिख देते हैं, डन। और यहां पे भी हम चेंजेस कर देते हैं, यहां पर हम इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा हम यहां लिख देते हैं सिलेंडर C1 एडेड विथ सिलेंडर C2। तो यहां पे ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ C1 एडेड विथ वॉल्यूम ऑफ C2, डन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ C1 की तरफ मैं अगर जाता हूं तो यहां पे ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट। तो पाई आर स्क्वायर बाय h, मतलब पाई आर स्क्वायर h। ये वॉल्यूम इस सिलेंडर का है, क्योंकि इसका रेडियस R2 R1 है, तो R1 H1 एडेड विथ पाई R2। अब सिलेंडर C1 तुमने इसको बोला था, तो सारी कहानी यहां पे भी चेंज हो जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, तो एक काम करते हैं, क्योंकि आपने रेडियस R2 इसका लिया था, तो इसको C2 बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये जो तुम्हारा निकल के आएगा, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं, तो ये सिलेंडर है C2 और ये सिलेंडर है C1, डन है। चलिए, तो यहां पर भी हम लोग जब आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ C1 इज व्हाट, R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2, हाइट ऑफ द सेकंड। और यहां पे जब मैं आता हूं तो पाई दोनों में कॉमन है, पाई को तो आप बाहर ले लीजिए, है ना। और यहां पे R1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर H1 एडेड विथ R2 स्क्वायर H2, ये निकल के आएगा। चलिए, पाई की वैल्यू क्या है, तो पाई की वैल्यू है 22/7। इन्होंने बोला है पाई 3.14 लेके करिए, तो पाई 3.14 जो उन्होंने बोला है ना, आप वही लिखिए। R1 स्क्वायर H का मतलब है यहां पर 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 इंटू 8 इज 64, और इसकी हाइट है 60, तो 60 एडेड विथ R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स 144, तो 144 मल्टीप्लाइड विथ दिस हाइट, दैट इज 220। चलिए, ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। अब ये पूरा आंसर आपका जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, डन, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक शीट ले लेते हैं, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड,
इज इक्वल्स टू 3.14 ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो है 64 इंटू 60। तो 64 इंटू 60 अगर मैं देखूं तो ये होता है आपका 6 इंटू 4 इज 24, 6 इंटू 6 इज 36, 37, 38, 3840। तो 3840 एडेड विथ, ठीक है। दूसरा आपकी वैल्यू है 144 और 22, तो 144 और 22, तो 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 1 इज 2, 0, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 1 इज 2, 8, 2 इंटू 8 इज 16, कैरी 1, 9, 10, 11, 3168। तो ये आ जाएगा 3168 और एक 0 जो हमने छोड़ दिया था, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 0 0 ऐड होके 0 आएगा, 8 प्लस 4 12 आएगा, 12 का 2 कैरी 1, तो 9 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1, तो 4 और 1 5, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाइड विथ 3.14। इसको हमें सॉल्व करना है और ये पूरा हमें सेंटीमीटर क्यूब में जवाब देगा। किसके अंदर? ये पूरी वैल्यू हमारी सेंटीमीटर क्यूब्स में आएगी। चलिए दूसरा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्योंकि 8 ग्राम होता है तो हम कहेंगे देयरफॉर इन दिस सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो निकला है, ठीक है, तो हम कहेंगे जो मास ऑफ द सॉलिड हमें निकालना है, ठीक है, देयरफॉर मास ऑफ सॉलिड is equals to 35,520 multiplied with 3.14 into 8। ये आप कर दीजिए, ये पूरा चीज ग्राम्स में निकल के यहां पे आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आपको तो यही क्वेश्चन में बोला था फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप यहां पर दे सकते हैं, जो उन्होंने बोला हम एकदम करेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो 3552 जब मल्टीप्लाई होगा 314 के साथ, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू देगा 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, क्रॉस 1 2 1 5 1 5 1 3, डबल क्रॉस 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 इंटू 5 इज 15 एंड 16, 16 का 6 कैरी 1, ये तो यहां पे आएगा 8 2 5 5 10 11, 11 और 2 ये हो गया आपका 13, तो यहां पे ये हो गया 13, 13 का 3 कैरी 1, 9 और 10 19, 9 कैरी 1 तो 4 और ये 6 10 और 11 ये आएगा कुछ, इंटू 8 और कर दीजिए, तो इंटू 8 और कर दीजिए, 8 इंटू 8 इज 64, 6 कैरी, 2 इंटू 8 इज 16, 16 प्लस 6 इज 22, 2 कैरी, 3 into 8 is 24, plus 2 is 26, 2 carry, 9 into 8 is what? 72, तो ये 72 plus 2 is 74, 7, 8 1 times is 8, plus 2, 10, ठीक है, और 15, 15 का 5, carry 1, 9 और 8, तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 89546240। ये 0 आपने छोड़ दिया था, डेसिमल है ये डेसिमल, तो मैं यहां पे बोलूंगा जो ग्राम्स में आंसर निकल के आपका आया, ठीक है, वो इतना बड़ा वैल्यू आया आपका, क्या आया, तो ये वैल्यू आपका निकल के आया अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स ग्राम्स के अंदर 895462 ग्राम। आप चाहें इसको केजी में दे दीजिए, ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इतने ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, तो यहां पे मैं बोलूंगा 895 अप्रोक्सीमेटली इतना केजी आपका आंसर आएगा। ये मैंने एक अप्रोक्स वैल्यू दी है। डन, कुछ इसी के आसपास आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, ठीक है, टीचर फुल मार्क्स आपको देंगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहें अगर इतना लिखकर आ रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। तो यहां पे ये बोल रहा है आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की हो,
फिर उसके बाद एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसकी साइड्स 2/3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल एबीसी की हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। तो एक काम करिए, आप कंपास ले लीजिए और पहले तो मैं कहूंगा स्केल ले लीजिए। स्केल लेंगे और पेंसिल, स्केल और पेंसिल से आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। तो यहां पर हम इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। ए बी सी ट्राइंगल दिया है ना, मैं इसको बीसी मार्क कर देता हूं। बीसी इज व्हाट? बीसी इज 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपास लेना है 5 सेंटीमीटर का। वहां पर आप मैं कहूंगा कि एक रेडियस फिक्स करिए, मतलब 5 सेंटीमीटर कंपास को आप ओपन करेंगे, बी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि आपको 5-5 सेंटीमीटर साइड का ट्राइंगल एबीसी चाहिए, यही इन्होंने बोला है, तो मैं कहूंगा कि यहां पे आप कंपास का फिक्स पॉइंट रखिए, 5 सेंटीमीटर का आर्क, और सी से भी 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करिए। तो जब आप 5 सेंटीमीटर का आर्क और यहां सी से भी करेंगे तो ये जो आर्क आया इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। डन। ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनके रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे पॉइंट ए लिखना है। तो ये एक एबीसी ट्राइंगल है जो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी विथ ईच साइड 5 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 2/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यही इन्होंने बोला है। अब मैं क्या करूंगा, तो यहां से मुझे एक एक्यूट एंगल बनाना है, CBX बोल देता हूं। आप CBX एक एक्यूट एंगल बनाइए। देखिए आपको बेसिक आपको जो यहां पे चीजें यूज करनी है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको क्या है 2/3 टाइम्स बनाना है। तो इसके लिए आप क्या है 2/3 टाइम्स का मतलब, अगर इस फ्रैक्शन को हम ध्यान से देखें तो ये है 2/3, मतलब 2 आउट ऑफ 3। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे CBX जो मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया था उसके मैं यहां पे टोटल 3 पार्ट्स कर दूंगा। कितने पार्ट्स करूंगा, तो 3 पार्ट्स करूंगा। तो यहां पे मैं कहूंगा 1, 2 और ये 3। डन। अभी मुझे इनको नाम देना है B1, B2, B3। अच्छा, ये एक एक यूनिट के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी से B1 इस तरीके से पॉइंट मार्क्स करने हैं कि आपका जो B1 वाला पार्ट है वो इक्वल होगा B1 B2 वाले पार्ट के, और वो इक्वल होगा B2 B3 वाले पार्ट के। डन। ये होगा। तो अब आपको क्या करना है, B3 से आपको C को ज्वाइन करवाना है। जब आप B3 और C को ज्वाइन कराएंगे तो यहां पे आप नोटिस करेंगे आपने BX के जो 3 पार्ट्स किए थे, आउट ऑफ दैट 2 पार्ट्स, तो 1 और 2 B2 से आप एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि B3C के पैरेलल हो। मैंने क्या बोला, अब आप एक लाइन ड्रॉ करिए B3C के पैरेलल में B2 से। और पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप कंपास लीजिए, B3 पे रखिए, यहां पे एक आर्क मार्क करिए, ये वाला आर्क मार्क करिए, इसी रेडियस का जो आपने 1 यूनिट का लिया है ना, इसी रेडियस का एक आर्क मार्क करिए। डन। सेम आर्क आप B2 पे रखिए, मतलब आपने B3 पे रखा, यहां पे आर्क मार्क किया, ठीक है, ये आपका एक आर्क मार्क हो गया। अब आपको यहां से क्या करना है, ये जो लाइन आई है, ठीक है, तो अब आप B2 पे रखिए और यहां से B1 से एक आर्क मार्क होगा, इस तरीके से एक आर्क मार्क होगा। डन। दूसरा, आप B3 से लेके इस आर्क की लेंथ चेक करिए, इस B2 पे रख के इसको कट करिए। जैसे आप रख के इसको कट करेंगे तो आपको यहां पे जो कटिंग पॉइंट मिलेगा, आप इसको जब ज्वाइन करेंगे आप नोटिस करेंगे B2 से लेके ये जो पॉइंट है C1, ठीक है, ये लाइन B2 C1 या C2 बोल दो इसको, B2 C2, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल आएगी B3C के। डन। अब आपको ये एक पॉइंट मिल गया BC पे, इस पॉइंट से अब आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए जो कि AC के पैरेलल हो। अब AC के पैरेलल हो तो क्या करना है, तो आप इस रेडियस के एक आर्क को मार्क करिए,
पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूं। सी पे रख के इस रेडियस का एक आर्क मार्क करिए, C2 पे रखिए, एक आर्क और मार्क करिए, तो आपको एक आर्क इस तरीके से मिलेगा। अब आप C से लेके इस आर्क की लेंथ C2 पे रख के यहां पे कट करिए, तो आपको ये जो पॉइंट मिला, ये एक लाइन मिली आपको, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहां पे एक पॉइंट मिला, वो पॉइंट आपको मिला है A'। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं कि मुझे जो लाइन यहां पे मिली थी ये C' था। ठीक है, और यहां पर हम बोल रहे हैं ये वाला जो पॉइंट मुझे मिला था इसको मैं C' बोल देता हूं, ये A' बोल देता हूं। तो आपको देखो एक ट्राइंगल मिला A', ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर, जिसकी साइड्स 2/3 है ओरिजिनल ट्राइंगल ABC के। मेरी बात समझ आ रही है? तो कुल मिला के हमने ये एक कंस्ट्रक्शन कर लिया है ट्राइंगल का। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का तो कंस्ट्रक्शन हो गया, 3 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, 1 मार्क्स का आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो हम यहां पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। चलिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं। यहां पे हर एक वो स्टेप जो हमने प्रॉपर तरीके से यहां पे यूज की है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिएगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने BC ड्रॉ किया था। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। BC कितने सेंटीमीटर की थी? 5 सेंटीमीटर की थी। अगेन यहां पे मैं कहूंगा अगर BC 5 सेंटीमीटर की थी तो टेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर बाय कंपास, जो मैंने सेकेंड स्टेप किया, मैंने क्या बोला? यूजिंग नाउ बाय यूजिंग कंपास मेजर या रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मार्क a arc taking B and C as a fixed point respectively. So now by using compass and radius of 5 centimeter, mark या draw या mark an arc taking B and C as fixed points and mention it at point A and mark it A. Join AB and AC. तो हमारे पास ABC एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया। ये मेरे सेकेंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने क्या किया? ड्रॉ एक्यूट एंगल CBX। तो एक शीट ले लेता हूं, यहां पे थर्ड पॉइंट लिख देता हूं। ड्रॉ एक्यूट एंगल CBX, एंगल CBX। डन। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या किया? डिवाइड BX in 3 parts such that इस तरीके से कि B1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3। फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या किया? ज्वाइन B3C, यही किया था आपने। B3 वाले पॉइंट से C को ज्वाइन करवा दिया, तो ज्वाइन B3C। ठीक है, नाउ ड्रॉ पैरेलल लाइन B2C'। तो अब आप यहां क्या बोलोगे? ज्वाइन। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट में आपने क्या किया? ड्रॉ B2C' पैरेलल टू B3C। अगेन
ये सब कुछ आपको ड्राइंग में दिख रहा है ना। B2C डैश आपने पैरेलल बनाया B3C के, आपको BC के ऊपर एक पॉइंट मिला C डैश, तो C डैश नाउ ड्रॉ A डैश C डैश पैरेलल टू AC। तो आप यहां बोलोगे 7th पॉइंट में नाउ फ्रॉम C डैश ऑन BC draw a line C dash A dash parallel to AC। डन। और आपको रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल गया, उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। Therefore A dash B C dash, आप कौन से ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं? A dash B C dash, ठीक है। तो therefore triangle A dash B C dash has 2/3 times sides, has sides equal to, यही इन्होंने बोला था, whose sides are 2/3 times। तो हम यहां पर कहेंगे whose sides are, triangle A dash B C dash has sides 2/3 times of ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। ये थे आपके पूरे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको लिखकर आने हैं। डन। चलिए, नीचे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन समझ आया। 26th में इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन था। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 में एक और पार्ट और है, इसको देखते हैं। ये देखिए और पार्ट क्वेश्चन नंबर 26 का। ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है आप दो सर्कल्स बनाइए जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। चलिए बना लेते हैं। तो आप यहां पर एक सर्कल बनाइए टेकिंग O एज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डन। सेम पॉइंट, सेम सेंटर पॉइंट से आप 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करें। ये आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको वर्ड यूज किया है कंसेंट्रिक सर्कल्स। डन। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वर्ड उन्होंने यूज किया था, वो हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सर्कल यहां से भी बना सकते थे। एक काम करते हैं, हम प्रॉपर सर्कल का ड्राइंग बना के दिखाते हैं। 2 मिनट होल्ड करिए। यहां से हम यूज कर लेते हैं इस ऑप्शन को। तो एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, यहां पे पेन हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है, और सेम रेडियस से एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, यही इन्होंने बोला है। तो यहां पर हम कहेंगे ये सेम पॉइंट आपका सर्कल का भी सेंटर पॉइंट है। डन। तो आपने 2 सर्कल्स बनाए जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स थे। इनका सेंटर पॉइंट आपको मार्क करना है, तो सेंटर पॉइंट आप मार्क कर दीजिए। मैं बोल देता हूं ये सेंटर पॉइंट है। डन। चलो, तो ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P ऑन द आउटर सर्कल। आपको एक पॉइंट लेना है जो कि आउटर सर्कल पे है, तो पॉइंट P हमें मार्क करना है। मैं रेड पॉइंट से मार्क कर देता हूं। तो यहां पे मैंने पॉइंट P मार्क कर दिया। डन। ये है आपका पॉइंट P, इसको पॉइंट P लिख देता हूं। अब क्या बोल रहे हैं? तो पॉइंट P ऑन द आउटर सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PA एंड PB। आपको PA और PB 2 टेंजेंट बनाने हैं स्मॉलर सर्कल के। तो वो जो दोनों टेंजेंट्स आपको बनाने हैं वो स्मॉलर सर्कल के लिए बनाने हैं। ठीक है, तो आपको यहां पे भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। अब आप कैसे करेंगे इस चीज को? तो चलिए हम एक काम करते हैं। यहां पे सबसे पहले तो हम यहां पर, इन्होंने बोला है ड्रॉ द टेंजेंट्स PA एंड PB टू द स्मॉलर सर्कल मेजर PA। तो हम यहां पे एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट से यहां पे टेंजेंट बनाना चाहते हैं। तो टेंजेंट AP और BP 2 टेंजेंट हमारे बनेंगे, PA एंड PB स्मॉलर सर्कल के, और वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाहर का एक कॉमन पॉइंट है।
तो हमें यहां पे सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए कि टेंजेंट से जो सेंटर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है। तो एक काम करो, आप यहां से कोई रेडियस बनाओ। सबसे पहले देखो क्या करना है, कर देते हैं ये वाला रेडियस ज्वाइन, ठीक है। तो मैं इस सेंटर पॉइंट को O दे देता हूं। मैंने एक कोई भी पॉइंट ले लिया, OP ज्वाइन कर दिया। अब मुझे पता है ये जो OP की लेंथ है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो आप एक काम करिए, 5 सेंटीमीटर का हाफ 2.5 आएगा। तो यहां पे थोड़ा सा सर्कल और बड़ा होना चाहिए था, है ना। हम यहां पे ये बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। अगर आप ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो तो आपको पी पे अपना कंपास रख के हाफ से ज्यादा का लेके आर्क ऊपर नीचे मार्क करके फिर ओ पे ऊपर नीचे मार्क करना है। ये 2 सेंटीमीटर का है। लाइन जो आपको मिलेगी ना वो थोड़ी दूरी पे मिलेगी। मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूं, देखिएगा। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा लाइन, और रेड पेन का हम यूज कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। तो यहां से ये लाइन हमें कुछ मिलेगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा सर्कल की दूरी पे बना देता हूं। चलिए, अभी इस तरह की जो आपको लाइन मिली है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर इसकी थिकनेस देखें तो पतली कर देते हैं और यहां पर इसको ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, ये आपको कुछ इस प्रकार से यहां पे मिलेगी जो कि 2 से दूर होगी एक्चुअली, ठीक है। तो 2 से दूर होगी ये। अभी हमें क्या करना है कि यहां पे जो हमने ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहां पर अब इस पॉइंट और P को, मतलब इसको O डैश ले लो, O डैश P को रेडियस लेते हुए एक नया सर्कल ड्रॉ करना है। जो नया सर्कल मैं ड्रॉ करूंगा वो इस वाले सर्कल को कहीं ना कहीं कट लगाएगा, ठीक है। तो आपको जो सर्कल ड्रॉ करना है, मैंने क्या बोला, मैं अभी वैसे पूरा प्रॉपर तरीके से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आपको एक सर्कल ऐसे बनाना है कि 2.5 है यहां से, तो ये O पे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सर्कल हमें कहीं पे यहां मैं बोल देता हूं, 2 मिनट होल्ड करिएगा। अगर हम प्रॉपर बना पाए तो हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम पेन से एक फ्री हैंड बना देते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो आपको O डैश P एक इस प्रकार से सर्कल बनता हुआ और मिलेगा। ये जो आपको सर्कल मिलेगा ना, ये इन 2 जो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। कुल मिला के ये है कहानी आपकी। तो आप जब टेंजेंट्स बनाते हो तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि टेंजेंट बनता कैसे है, ठीक है। तो यहां पर ये आप पॉइंट को यहां पे A लिख देंगे और यहां वाले पॉइंट को आप B लिख देंगे। आप A से P को ज्वाइन कर देंगे, ये A से P ज्वाइन हो जाएगा, ये B से P ज्वाइन हो जाएगा। डन। इस प्रकार से 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, इस प्रकार से कुल मिला के मैं यहां पर ये टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा। ये हमारे हो गए ड्रॉ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी यहां लिख देता हूं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम कहेंगे हमने सबसे पहले क्या किया। तो सबसे पहले हमने तो यहां पर ये बोला कि फर्स्ट ऑफ स्टेप में ड्रॉ अ सर्कल C। तो ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O एंड रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन यहां पे आपने फिर एक सर्कल ड्रॉ किया। अगेन ड्रॉ अ सर्कल, अगेन ड्रॉ अ सर्कल, अगेन ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर सेम O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखो 2 सर्कल्स आपके पास बन गए। अब आप क्या करोगे, आप कोई भी पॉइंट P आउटर सर्कल पे ले लेंगे। तो यहां पे आप कहेंगे टेक एनी पॉइंट P ऑन
आउटर सर्कल एंड ज्वाइन ओपी। आप ओपी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। मैं बोल देता हूं इस परपेंडिकुलर को यहां पे इस पॉइंट परपेंडिकुलर का हम नाम देते हैं, तो परपेंडिकुलर का नाम हम देते हैं यहां पे लेट इट बी से पी तो हमने यहां ले लिया, ए बी यहां ले लिया, सी एंड डी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपने जो परपेंडिकुलर है, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है, टू ओपी। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ओपी। अब परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं बोलना है, यहां पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बोलना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सी डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी टू ओपी। डन। अगेन टेकिंग ओ डैश एंड पी एज रेडियस। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, टेकिंग o dash and p, taking o dash and p as radius, draw a circle which intersect the inner circle, अंदर के सर्कल पे वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, विच इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट ए एंड बी एंड जॉइन पी ए एंड पी बी, दे आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। कुल मिला के हमने चीजों को कर लिया है सॉल्व। यहां पे क्वेश्चन नंबर 26 में आपको यही काम करने को इन्होंने बोला था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहां पे बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग डाटा इनटू लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव। तो यहां पे देखिए इस बार कोर्स में से आपको ये वाला पार्ट हटा दिया है। कौन सा वाला पार्ट, ड्रॉ इट्स ओजीव। आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे लेस देन वाला चार्ट बनता है। क्लियर है, तो बिलो देन बोल सकते हैं, लेस देन बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 to 40 से लेके 7 की फ्रीक्वेंसी दी है, 40 to 50 से लेके 5 की फ्रीक्वेंसी दी है। तो मैं कहूंगा देखो पहली बात तो ये एक्सक्लूसिव मेथड है। क्यों एक्सक्लूसिव बोल पा रहा हूं, क्योंकि 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 एंड 90, और इन सबके बीच में जो क्लास साइज है वो सेम है, 10 10 10 की क्लास साइज है। तो मैं कहूंगा बिलो 30 जो 30 से कम है वो सब 0 है। तो लेस देन 30, अगर मैं ये बोलूं कि लेस देन 30, तो पहला स्टेटमेंट में बोल सकता हूं लेस देन 30 इज व्हाट, तो लेस देन 30 इज 0। 30 से कम जो होंगे वो 0 है, ठीक है। अगेन लेस देन 40, तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा लेस देन 40। लेस देन 40 में अब देखो क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड है, जिसकी भी एंट्री, जिसके भी मार्क्स 40 होंगे वो इस क्लास में नहीं आया होगा, वो नेक्स्ट क्लास में चला गया होगा। तो मेरा जो नेक्स्ट जवाब होगा, मेरा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा लेस देन 40 इज 7, ठीक है। ऐसे ही आप लिखिए लेस देन 40 के बाद आप आ जाएंगे 50, लेस देन 50, ठीक है। 50 से कम जो लोग हैं, 50 से कम, तो 7 की एंट्री हम कर चुके हैं, और उसके बाद 5 और आए हैं जिनकी, जो लोग हैं 40 to 50 के बीच में। तो 7 + 5 वहां पे आएगा, 7 + 3 होता है 10 और 12, तो लेस देन 50 में 12 लोग हैं, ठीक है। तो 7 + 5 12 वहां से आया। चलिए ऐसे ही लेस देन 60 में अगर मैं लिखता हूं तो लेस देन चार्ट बनाना था, लेस देन 60, तो लेस देन 60 के अंदर हम यहां पे लिखेंगे, लेस देन 60 के अंदर 8 भी है और ये 12 भी है, तो 12 + 8, तो 12 + 8 20 लोगों की एंट्री होगी। हमें इसी तरीके से पूरा एक चार्ट फॉर्मेशन करना है लेस देन वाला। तो यहां पे अब आएगा मेरा लेस देन 70, जिनके मार्क्स 70 से कम है, लेस देन 70। तो ऐसे हैं 10 + 20 मतलब 30 लोग, इन ऑल टोटल 30।
तो इन सब का जो सम टोटल है ना वो हमें लास्ट स्टेटमेंट में दिखने वाला है कुल मिला के। तो ये आ जाएगा अगेन लेस देन 80, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा लेस देन 90, फिर हमारे पास आएगा नेक्स्ट लेस देन 100, तो लेस देन 80, 90 एंड 100 ये हमें लिखना है। तो लेस देन 80 की अगर मैं बात करूं तो 6 + 30 36, 36, तो ये एंट्री आएगी 36 की, फिर आएगी 42 की, ये रहा और 6 ऐड हो गया, फिर इसके अंदर और 8 ऐड हो गया, तो टोटल है हमारा 50। लेस देन 100 में यहां पर आएंगे आपके 50 लोग। इसका सम टोटल करके देखो 50 आएगा। करके देखिए 7 + 5 is 12, 12 + 8 is 20, 20 + 10 is 30, 30 + 6 is 36, 36 + 6 is 42, 42 + 8 is 50। तो ये लेस देन का चार्ट बना दिया, ये आपको करना था। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हम इसको कंसीडर करके आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जहां पे आपको प्रूफ ये करना है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। LHS = RHS। देखिएगा आपको LHS में क्या लिख के दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं देखूं तो मुझे लिख के दिया है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा added with cot theta upon 1 - tan theta। ये मेरा LHS साइड है, मुझे LHS से RHS की तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो tan थीटा, एक काम करते हैं, tan थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, मुझे इसको बनाना है sec थीटा कोसेक थीटा, 1 + sec थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके नीचे हम लिख देते हैं 1 - 1/tan थीटा। कॉट थीटा को मैं ये लिख सकता हूं, डन, एडेड विथ यहां पे cot थीटा, सारी चीजें हम tan थीटा के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो cot थीटा कैन बी रिटन एज अगेन 1/tan थीटा बाय 1 - tan थीटा। तो यहां पे ये है 1 - tan थीटा। ठीक है, लिख देते हैं 1 - tan थीटा। चलिए ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप आ सकता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूं। tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का मतलब है tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा, यही होगा, विच इज एडेड विथ 1 tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। इसको एज इट इज लिखे रहने देता हूं, इसको नहीं छेड़ता। तो देखो जो LHS था उसके लिए मैंने 2 स्टेप्स तो प्रॉपर तरीके से लिख दिए हैं। और मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको अगर आप इसके सामने लेकर आते हैं तो tan² थीटा हो जाएगा, रिवर्स करके तो ये हो जाएगा tan² थीटा अपॉन tan थीटा -1। ये पूरा फ्रैक्शन बनेगा। क्या किया आपने, डिनोमिनेटर ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, इसको आप सामने ले आए हो। जब आप इसको सामने ले जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू tan थीटा विल गिव यू tan² थीटा एडेड विथ ऊपर था 1/tan थीटा, ये अभी मैं नहीं छेड़ रहा। ठीक है, अपॉन में 1 - tan थीटा, तो 1 - tan थीटा। अब आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पर आपका डिनोमिनेटर, यहां पे डिनोमिनेटर कुछ सेम ही दिख रहा है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो क्यों ना मैं इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं, तो ये एक स्टेप मेरी और बढ़ेगी, tan² थीटा अपॉन tan थीटा -1। इसको मैं नहीं छेड़ रहा, यहां पे मैं साइन छेड़ रहा हूं। तो यहां से अगर माइनस कॉमन लिया तो वो प्लस को माइनस बना देगा, और ये आ जाएगा 1/tan थीटा अपॉन में ये सामने आ जाएगा, तो tan थीटा -1। मैंने डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया, वो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। तो ये स्टेप क्लियर है, मैं पूरी उम्मीद करके चल रहा हूं। यहां पे एलसीएम लूंगा, तो यहां पे एलसीएम देखो, tan थीटा -1 ये एलसीएम है। ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका tan² थीटा -1/tan थीटा, 1/tan थीटा, यही आएगा।
ये वाली स्टेप आएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 10 क्यूब थीटा। अगर न्यूमरेटर में आप एलसीएम ले लेते हो तो 10 क्यूब थीटा -1 अपॉन 10 थीटा बाय, यहां पे डिनोमिनेटर है 10 थीटा -1। क्लियर है ये चीज? तो एक स्टेप हम ये वाली लिख सकते हैं, और कुछ हम कर सकते हैं। तो यहां पर अभी तो और कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक है। एक स्टेप और आ सकती है, अगर मैं देखूं तो इससे एक स्टेप मुझे और नजर आ रही है, वो है 10 क्यूब थीटा -1 अपॉन 10 थीटा मल्टीप्लाइड विथ, ये सामने आएगा तो 1 अपॉन 10 थीटा -1, 10 थीटा -1। ये स्टेप हमें नजर आ रही है एक चीज, ठीक है। हमने सिर्फ इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। दूसरा 10 क्यूब थीटा -1, तो यहां पे मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है। अगर आइडेंटिटी में देखूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है? तो ये कहती है a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो जरा सॉल्व करके यही बनता है। तो a इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब, फिर यहां पे a इंटू ए बी इज ए स्क्वायर बी प्लस में, ठीक है, और माइनस बी ए स्क्वायर, तो माइनस बी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। फिर माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर इज माइनस बी क्यूब। यस, इस आइडेंटिटी को अगर मैं यहां न्यूमरेटर में लगा दूं तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं इसके न्यूमरेटर को लिख सकता हूं 10 थीटा -1। क्या लिख सकता हूं? 10 थीटा -1 a माइनस बी, तो 10 थीटा -1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें यहां पे दिख रहा है 10 स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा एडेड विथ 10 थीटा, एडेड विथ 10 थीटा, एडेड विथ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा? तो नीचे है 10 थीटा मल्टीप्लाइड विथ, नीचे क्या है? नीचे है 10 थीटा मल्टीप्लाइड विथ 10 थीटा -1। ये 10 थीटा -1 और 10 थीटा -1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो स्टेप बची, अगर मैं उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो वो बच रही है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। ये स्टेप बची है। इन सबको स्प्लिट कर दो। अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा एडेड विथ 10 थीटा अपॉन 10 थीटा एडेड विथ 1 अपॉन 10 थीटा, यही आएगा। डन। अभी 10 स्क्वायर थीटा और 10 थीटा का कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे बचा सिर्फ 10 थीटा। 10 थीटा अपॉन 10 थीटा, ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। डन। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा। अब आप नोटिस करिएगा आपको क्या प्रूफ करना, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो 1 तो आ चुका है ना, 1 प्लस। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, अगर थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करके लिखें तो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूं इसको, तो प्लस कॉट थीटा लिख देता हूं, प्लस 1 लिख देता हूं, ये 1 पीछे चला गया, तो एक हो गया 10 थीटा, एक हो गया कॉट थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी एक शीट ले लेते हैं, शीट में हम देखते हैं इसके आगे क्या आ सकता है। तो एक शीट ले लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं 10 थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 को हमें सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1, यही बनेगा। एलसीएम ले ले इन दोनों का, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1
हमारा पहले ही आ चुका है, तो इस +1 का हमने एलसीएम में इंक्लूड नहीं किया है, इसको अलग ही लिखा है। ठीक है, इधर देखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा +1। डन। यहां पर अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय sin थीटा +1, ऐसे ही होगा। 1 बाय cos थीटा, देखिएगा आपको टेबल बहुत क्लियर होगा, sin cos tan कोसेक सेक कॉट, यही था। तो 1 बाय cos थीटा का मतलब है sec थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं sec थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 बाय sin थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ये +1। यही हमें प्रूफ करना था, पीछे आ जाओ, तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमने यही तो प्रूफ किया है। सेक थीटा मल्टीप्लाइड विथ कोसेक थीटा एडेड विथ 1, हमारा आरएचएस भी वही आया। हमारे आरएचएस की वैल्यू क्या थी? हमारे आरएचएस की वैल्यू थी 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, हेंस प्रूव्ड एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। तो कुल मिला के हमने कर दी हैं चीजों को सॉल्व। ठीक है, तो ये था आपका एक बहुत प्यारा सवाल, थोड़ा सा जरूर बड़ा दिख रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, मैंने कोशिश की हर एक छोटी छोटी बात को मैं समझा पाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ये जो पार्ट था हमने कर दिया सॉल्व। इसमें एक और पार्ट है, उस और पार्ट को देखिएगा। ये कह रहा है साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा को प्रूफ करिए कि 2 प्लस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। इसमें हमें जो बोला गया है, अगर मैं ये चाहूं तो ये भी तो बोल सकता हूं कि क्वेश्चन हमें ये बोलना चाह रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये पूरा अगर इधर आ जाता है तो माइनस साइन थीटा, पूरा फ्रैक्शन इधर ले लो, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन एक्चुअली हमें ये प्रूफ करवाना चाह रहा है। ठीक है, कि आप ये प्रूफ करिए। तो ये मुझे गिवन है, इसको मैं लिख देता हूं, ये मुझे गिवन है। इसका एलएचएस साइड हम पिक कर लेते हैं। इसका एलएचएस साइड है साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये इसका एलएचएस साइड है। अगर आप बोलो कि आप न्यूमरेटर से साइन थीटा को बाहर कॉमन ले लेते हो, तो जब आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही आएगा। ये माइनस का साइन, और यहां पे भी 1 अपॉन ये आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही आएगा, और ब्रैकेट क्लोज। डन। अभी यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा जब आप ब्रैकेट के अंदर आते हैं और आप एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड विथ अगेन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये आपका एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस और ये वाला, तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही आएगा, बिग ब्रैकेट क्लोज। इस स्टेप को अगर आप सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा तो बाहर ही है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। अंदर आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन, नीचे में बोल सकता हूं a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं। डन। अच्छा, ऊपर देखिएगा न्यूमरेटर में तो कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पे जो अब मुझे मिल रहा है वो है साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर -2 कोसेक थीटा अपॉन नीचे बचा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही बचा है। चलिए ये हम इस तरीके से लिख देते हैं। हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि इसका आंसर 2 आ रहा है। अच्छा 2 आ रहा है तो 2 लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो मुझे यहां ऊपर दिख रहा है, बाकी सब कैंसिल आउट होना चाहिए। एक काम करते हैं, यहां पर हम यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा देख रहे हैं। हमें जो रूल पता है वो क्या है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है जैसा कि हमें नॉलेज है। इस चीज को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बिग ब्रैकेट के अंदर -2 कोसेक थीटा अपॉन -1 और -1 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हुआ तो ये प्लस हो गया। ये चीज खत्म हो गई। मेरे पास बच रहा है 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। एक शीट ले लेता हूं, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा अब मेरे पास बचा है। चलिए, और मुझे सिर्फ 2 आंसर चाहिए तो मैं अगर अगेन इस पे आता हूं, देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, तो मैं एक चीज देख रहा हूं, साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कोसेक थीटा, तो ये हो सकता है 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड विथ कोसेक थीटा, यही है। तो कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल आउट, यहां पे 2 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। आपका RHS भी 2 था, ठीक है। तो मैं कहूंगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। और आपने ये प्रूफ कर दिया। कुल मिला के हमारा पूरा जो क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों पार्ट्स थे वो हो गए। दोनों अच्छे सवाल हमें दिए थे, ठीक है। 4-4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आप मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो आपको एपी गिवन है, एपी आपको क्या गिवन है, -7 -12 -17 -22 एंड सो ऑन। वो कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी -82। वो कह रहे हैं कौन सी वो टर्म है, मतलब anth की वैल्यू आपको दी है, एक टर्म की वैल्यू आपको दी है, एक टर्म है जिसकी वैल्यू दी है -82। आपको ये बताना है आप n क्या होगा, n किस टर्म की ये वैल्यू होगी। पहले तो ये वाला पार्ट है, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। तो एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें anth मतलब अगर an की वैल्यू निकालनी होती है, उस टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद d। गिवन में आ जाते हैं तो जो मेरा पहला टर्म दिया है a1 टर्म, ठीक है, ये a1 होता है। तो a1 टर्म जो मुझे फर्स्ट टर्म दिया है वो -7 दिया है। मुझे anth टर्म की वैल्यू दी है -82। मुझे यहां पे कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं, वो है मेरा a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं बोलूंगा अगर ये AP है तो a2 माइनस a1 कर दीजिए। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस यहां पे निकल के आएगा -12, ठीक है, -12 माइनस -7, -12 माइनस -7, और ये कॉमन डिफरेंस मेरा निकल के आएगा -12 प्लस 7। डन। -12 प्लस 7 is -5, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर आ गया -5। इस कॉमन डिफरेंस को मैं यूज करूंगा, ठीक है, और उसको डालूंगा यहां पे इस फॉर्मूले में। चलो,
तो यहां पे एनथ टर्म की वैल्यू है -82 विच इज इक्वल्स टू एवंथ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म इज -7 प्लस एडेड विथ n-1 n-1 क्या है भाई, n-1 पे अगर मैं आता हूं तो n निकालना है हमें, विच टर्म उन्होंने पूछा है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस -5 दिया है, बस इसको सॉल्व कर दो आपको n मिल जाएगा, खत्म मुद्दा, ठीक है। चलो यहां पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -82 प्लस 7, पहले तो ये चीज यहां आ गई, इज इक्वल्स टू -5 इंटू n इज -5n एंड -5 इंटू -1 इज +5, यही होगा, ठीक है। 82 प्लस 7 विल बी वॉट, -82 प्लस 7 विल बी वॉट, तो 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो ये बचा 5, ठीक है, और यहां पे 8 ने कैरी दिया था तो ये हुआ 7, तो ये हुआ 75 -75, ठीक है, और यहां पर ये +5 इधर गया तो -5 विच इज इक्वल्स टू 5n, -5n, और ये आ जाएगा -80 इज इक्वल्स टू -5n, दोनों तरफ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू n, वो nth टर्म आपको दे देगा, तो n की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है 5 1 टाइम्स इज 5, 30 5 6 टाइम्स इज 30, तो n आपका निकल के क्या आया, ये निकल के आया है 16, ठीक है। मैं कहूंगा 16th टर्म की वैल्यू -82 होगी। अभी क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है, 2.5-3 मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। वो कह रहा है क्या इस एपी में कोई टर्म की वैल्यू -100 हो सकती है, चलो चेक कर लेते हैं। यहां पे मैं बोलता हूं इफ an इज इक्वल्स टू -100 मान लेते हैं, ठीक है, लेट करके सपोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब सेकंड पार्ट का आंसर देना है मुझे, तो मैं बोलूंगा लेट anth टर्म विल बी -100, तो anth टर्म की वैल्यू -100 मान लेते हैं। चलिए इसको अगर मैं वही सेम फॉर्मूले में डालता हूं जो अभी मैं यूज कर रहा था, तो यहां पे मैं नोटिस करता हूं n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू कभी डेसिमल नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए हमेशा, द नंबर ऑफ टर्म्स, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहां पे मैं कहूंगा -100 अगर आप डाल रहे हो, पहली टर्म जो दी थी -7 आप ले रहे हो, फर्स्ट टर्म -7 दी थी, -7 आप ले रहे हो, प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस वही -5 रख रहे हो, तो चेक कर लो n की वैल्यू, जैसे अभी पीछे एक नेचुरल नंबर आई 16, ठीक है, ऐसी ही कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, बस डेसिमल नहीं निकलना चाहिए, तो ही आप यस नो बोल पाओगे। तो यहां पर हम कहेंगे -100 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू -5n प्लस 5, यही होगा। 100 में से 7 गए तो ये बचा 93, -93, और ये +5 मतलब -5 यहां आ गया, तो ये हो गया -5n। इसका आंसर आएगा 5 है 6 7 8 98, -98 इक्वल्स टू -5n, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, 98 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n। अब अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना तो डेसिमल आएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा नो, मेरा जवाब है नो, -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी, क्लियर है मेरी बात? नीचे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। रीजन देने को बोला था, रीजन मैंने दे दिया, ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन है क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल निकल के आ रही है और n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। लिख दो यहां पे रीजन, n शुड बी नेचुरल नंबर, n शुड बी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो नहीं निकल के आ रहा, डन, खत्म मुद्दा। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो कि था क्वेश्चन नंबर 29 एपी फॉर्म में,
ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से दिया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और पार्ट भी है, इसके और पार्ट को देखिएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन आपको एपी का क्वेश्चन दिया है, इसके और पार्ट में भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है 45, 39, 33 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स हम ले इस एपी में जो सम हमें दे 180, हमें एसएन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मुझे एक एपी गिवन है और मुझे सम ऑफ द टर्म्स दिया है, और वो सम ऑफ द टर्म्स मुझे दिया है कितना, सम ऑफ द टर्म्स मुझे दिया है 180। सम ऑफ द टर्म्स कितनी टर्म्स ले, मतलब एन की वैल्यू उन्होंने पूछी। टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पता करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन निकालना है, ये निकालना है। चलिए, एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर। अच्छा, पहले तो आंसर निकालें क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहां पर कि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला क्लियर है। क्या है फॉर्मूला, सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। अगर एपी और इस फॉर्मूले को आपस में कंपेयर करूं तो मुझे एसएन की वैल्यू गिवन है, मुझे ए की वैल्यू गिवन है, मुझे डी की वैल्यू गिवन है, मुझे एन निकालना है। ठीक है ना, तो यहां पर कर लेते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। सम ऑफ द टर्म्स इज 180, 180 मुझे चाहिए। ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू एन मुझे नहीं पता, बिग ब्रैकेट में यहां पर आएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म मुझे 45 दी है, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 45 एडेड विथ n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस तो 45 और 39, कॉमन डिफरेंस d निकालना था पहले, आपने d निकाला नहीं। चलिए निकाल देते हैं, यहां निकाल देते हैं। d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज यहां पर है 39 माइनस 45, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ रहा है -6। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -6। ये कॉमन डिफरेंस यहां डाल दीजिए, तो -6 आपका कॉमन डिफरेंस यहां पे डल गया। n निकालना है, निकालते हैं, देखिएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 180 विल गिव यू 2 इंटू 8 इज 16, 360 विच इज इक्वल्स टू n, बिग ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 और 45 का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 90, एडेड विथ माइनस इंटू 6n, मतलब माइनस इंटू 6n, तो -6n ये आ जाएगा -6n, एंड माइनस इंटू माइनस +6, ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 360 इज इक्वल्स टू n, बिग ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 90 + 6 इज 96 -6n आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 96n माइनस 6n स्क्वायर, और इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दे, किस फॉर्म में लिख दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 6n स्क्वायर माइनस 96n प्लस 360 विच इज इक्वल्स टू 0। 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, 96 2 और 3 दोनों से हो रहा है, 360 3 और 6 दोनों से हो रहा है, तो मैं क्यों ना 6 कॉमन ले लूं इसमें से। 6 फैक्टर अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 6 1 टाइम से 6 बचा आपका कितना, तो यहां पे बचा 36, 6 टाइम्स इज 36, 16n प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6 एज अ फैक्टर कॉमन लिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो ये आपकी बन जाएगी n स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 60 बनता है 6 इंटू 10 से, और 6 प्लस 10 से 16 है, तो मैं कहूंगा -6n माइनस 10n
will give you -16n plus 60 equals to 0। यहां से n कॉमन आया, ब्रैकेट में आ जाएगा n-6, यहां पे भी आ गया n-6, ये आपका आ जाएगा -10 विच इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा n-10 और ये हो जाएगा n-6 विच इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू 10 आ रही है या फिर n की वैल्यू 6 आ रही है। तो कितनी टर्म्स हम आपस में ले सो दैट सम 180 आए, तो हम कहेंगे यहां पे 10 या 6 टर्म्स आप ले लो। शुरू की 10 टर्म लोगे तो नेगेटिव साइन भी आएंगे जो आपस में एडजस्टमेंट करेंगे, और शुरू की 6 टर्म्स भी अगर आप लेते हो तो भी वो 180 आंसर आएगा। इन्होंने सेकंड पार्ट बोला एक्सप्लेन द डबल आंसर। क्यों डबल आंसर आ रहा है 10 टर्म्स लेने से और 6 टर्म्स लेने से? तो मैं रीजन दूंगा। रीजन मेरा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। रीजन आप क्या दे रहे हो? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव और नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के साथ एडजस्टमेंट करेगी, तब शुरू की 10 टर्म का जो आंसर है वो भी 180 आएगा, या फिर शुरू की 6 टर्म्स अगर पॉजिटिव हैं तो वो आपको 180 दे देंगी इस एपी के अंदर। ठीक है, क्योंकि 6 के बाद अगर आप जाते हो तो फिर आगे की नेगेटिव टर्म्स भी जो एडजस्टमेंट करने का काम करेंगी। तो नेगेटिव डिफरेंस है, इस कारण 2 आंसर आएंगे। तो 29th के दोनों पार्ट आपने कर दिए हैं खत्म। मूव करते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी। क्या कह रहा है ये? अरुण's मार्क इन हिंदी कितने दिए हैं? इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं let Arun's mark in Hindi is equals to X and English के marks, तो Arun's marks in English में कितने हैं? तो English में कहता हूं Y है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर आप x प्लस y करते हैं, सम करते हैं, तो ये 30 आ रहा है। ये according to question given, according to given data ऐसा बोला है। दोनों मार्क्स को जब ऐड करोगे तो 30 ही बनेंगे। ठीक है। Had he got 2 marks more in हिंदी, अगर उसको 2 मार्क्स हिंदी में ज्यादा मिलते, if 2 marks more in हिंदी, तो इस केस में मैं कहता हूं x प्लस 2 अगर उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिलते, एंड लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ऑल्सो 3 मार्क्स लेस इन हिंदी, इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स हमने y लिए थे, तो वो कह रहा है y में अगर 3 मार्क्स कम मिलते और हिंदी में अगर 2 मार्क्स ज्यादा मिलते, तो इन दोनों का द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। इस केस में ये बोल रहा है एक इक्वेशन बन के आती, वो इक्वेशन है x प्लस 2 और इस मार्क और y माइनस 3 वाले मार्क्स का अगर आप प्रोडक्ट कर देते तो ये आंसर आपका 210 निकल के आता। कितना निकल के आता? 210 निकल के आता है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं। अब आपसे आगे क्या बोला है? फाइंड हिज मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स आई कितने हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, x की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? x की वैल्यू यहां पे निकलेगी 30 माइनस y। इसको मैं बोल देता हूं बाय फर्स्ट। पहले से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, यहां पे लिख देते हैं
सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन, कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स की वैल्यू को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड में कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस वाई प्लस 2 इस ब्रैकेट में, x की जगह पे 30 माइनस वाई डाल दिया, सिंपल। नेक्स्ट ब्रैकेट में था y माइनस 3, ये डाल दिया, इज इक्वल्स टू 210। इसको वो कह रहा है सॉल्व करिए, सिंपल। चलिए करते हैं। तो 30 प्लस 2 इज 32, 32 माइनस वाई, और यहां पे आ जाएगा y माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 210। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू वाई इज 32y, और 32 इंटू माइनस 3 इज, ये आ जाएगा 96, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू वाई इज 3y विच इज इक्वल्स टू 210। डन। अभी यहां पे आ जाएगा ये आपका 32y प्लस 3y इज 35y, तो ये आ रहा है 35y माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस 96 वहां गया तो 210 में ऐड हो गया, ठीक है, ये ऐड हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 35y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, 10 का 0 कैरी 1 306, यही आएगा 35y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 306। डन। एक शीट ले लेते हैं, ब्लैंक शीट। इस पे देखिएगा, यहां से लिखते हैं क्या इक्वेशन थी, पीछे से देख लें। यहां पे हमें दी थी 35y माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां लिख लेते हैं पहले 35y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 306, यही दिया था, देखते हैं, यस यही दिया था, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो इसको पहले तो जनरल फॉर्म में बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर उधर गया, माइनस 35y ये भी उधर गया, ऑलरेडी उस साइड 306 था, इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट लगाइए यहां पर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगाने के लिए आप क्या बोलेंगे, तो 306 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो ये आ जाएंगे 2, 1 टाइम्स इज 2, 2 5 टाइम्स इज 10, 2 3 टाइम्स इज 6, 3 तुम्हारा ये आ जाएगा 3 5 टाइम्स इज 15, 3 1 टाइम्स इज 3, अगेन 3 1 टाइम्स इज 3, 3 7 टाइम्स इज 21, दैट मीन्स 2 इंटू 3 is 6, 6 इंटू 3 is 18, 18 इंटू 17 विल गिव यू 306। तो एक फैक्टर तो 18 इंटू 17 आ रहा है, और 18 प्लस 17 अगर मैं देखूं तो वो 35 भी आ रहा है। तो एक काम करें, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 17y प्लस 306 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म से y कॉमन लीजिए, ये y बाहर आ गया, ये बचेगा y माइनस 18, और यहां पे भी बचेगा y माइनस 18 माइनस 17 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। ये एक टर्म हमारी आ रही है y माइनस 17, और दूसरा फैक्टर हमारा आ रहा है y माइनस 18। तो एक फैक्टर है y माइनस 17, दूसरा फैक्टर है y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू या तो 17 आएगी या y की वैल्यू 18 आएगी, दो आंसर आएंगे इस केस में, ठीक है। ये y निकल आया, तो हम यहां पे अब x निकालेंगे। x निकालने के लिए क्या करोगे, तो पीछे आपने एक इक्वेशन लिखी थी x इक्वल टू, क्या लिखा था ये, x इक्वल टू 30 माइनस वाई, इसी को सॉल्व करते हैं, 30 माइनस वाई। तो x की एक वैल्यू आएगी 30 माइनस 17, तो x की वैल्यू इस केस में आ रही है 3 और 13, ठीक है। एक वैल्यू तो ये आ रही है, एक वैल्यू आ रही है x इक्वल्स टू 30 माइनस 18 भी, ठीक है, 18 भी डाल सकते हैं y की जगह पे। तो x इस केस में आएगा 10 में से 8 गए 2, ठीक है, और 2 में से 1 गया 12, तो x की वैल्यू 12 भी आ रही है। डन। तो x 13 भी आ रहा है, x 12 भी आ रहा है, और यहां पे x की वैल्यू 17 भी आ रही है और 18 भी आ रही है, सब आपको आंसर देने हैं। तो इस प्रकार से आपने लास्ट सवाल जो कि 30th क्वेश्चन था उसको कर लिया है सॉल्व। क्लियर है। तो 2019 का जो पेपर था
वो आपने डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे जो बुकलेट्स हमने आपको प्रोवाइड की थी उसको कर लिए हैं आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन के स्टेप वाइज आपको चीजें समझाई हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ पेपर्स को जरूर शेयर करिए, ठीक है। 2023 से लेके मैथमेटिक्स में आपको 2023 का सैंपल पेपर, कई क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हैं, ठीक है, आपको पूरा हमने 2019 तक मैथमेटिक्स के पूरे पेपर आपको यहां प्रोवाइड कर दिए हैं। बस अब आपको यहां पर मेहनत करनी है, क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से लगाओ, फिर सॉल्यूशन देखो। डन। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ा करो तो आपको जवाब भी मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं कहूंगा जिन दोस्तों ने तैयारी चालू नहीं की है उनके साथ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करिए। अगर आपने अभी तक सेक्शन ABC वॉच नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक्स अवेलेबल हैं, उन लिंक्स को क्लिक करिए, आपको पुरानी वीडियो सब मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों की हेल्प करिए, वीडियोस को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।